चलिए तो फिर लाइट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 6 की। तो हम अपने चैप्टर की जो एक्सरसाइज हैं उसमें जितने भी मिरर के न्यूमेरिकल हैं, मिरर से रिलेटेड, उनको कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में जो सवाल हमने किया था एक बार उसको देखते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 जो था उसे कंप्लीट कर लिया था। 15 जो है वो आपको ऑलरेडी बता दिया गया था किस तरह से होगा। मैग्नीफिकेशन अगर +1 है तो इसका क्या मतलब है, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ दोनों इक्वल होंगे, और प्लस साइन हमें ये बताता है कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज 14 की बारी आती है, तो क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है उसे ऑब्जेक्ट का साइज़ कहा जाएगा और उसको रिप्रेजेंट करेंगे एच से। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट की लेंथ को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस समझ लेते हैं मिरर से और वो इसे यू लिख देते हैं। तो ऐसी गलती आप मत करिएगा। ये जो 5 सेंटीमीटर दे रखा है ये ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ये मिरर से उसकी दूरी नहीं है, मिरर से उसकी दूरी आगे दी गई है। ऐसे लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज़ प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ये जो 20 सेंटीमीटर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की क्या है, डिस्टेंस, और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। और हम एक बात यू के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं कि यू ऑलवेज नेगेटिव, यू जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। अब देखो मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ चीज़ें आप पहले से ही जानते हैं अच्छी तरह से कि इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, साथ ही साथ ये जो इमेज बनाएगा वो बिहाइंड द मिरर बनाएगा, मिरर के पीछे बनाएगा। एक बार फिर से देखो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर के दो केस हैं, दोनों में वो मिरर के पीछे ही क्या करता है, इमेज बनाता है। और इमेज हमेशा कैसी बनाता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ चीज़ें हम पहले से ही जानते हैं। आगे क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पिछले सवाल में हमने देखा था, पिछले लेक्चर में, कि इमेज की जो पोजीशन होती है अगर आप उसे निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब आपको V निकालना पड़ेगा, और नेचर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन। वैसे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का नेचर हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट होता है, आप जानते हैं पहले से ही, लेकिन फिर भी हम मैग्नीफिकेशन से निकाल कर दिखाएंगे। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आया तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और अगर ये नेगेटिव आया तो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। और इसके अलावा साइज़ के बारे में भी हमें बताना है, यानी कि हमें निकालना है एच डैश, इमेज का साइज़। ऑब्जेक्ट के साइज़ को एच बोलते हैं, इमेज का जो साइज़ होता है उसको एच डैश कहते हैं। तो अपने सवाल की शुरुआत हम करेंगे किससे, वी से। तो v निकालने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका, मिरर फार्मूला का। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है मिरर फार्मूला। अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/f की जगह पर हम f तो हमें निकालना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दे रखी हो तो उसका हाफ कर देते हैं और f निकल जाता है, ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 15। और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है इसलिए फोकल लेंथ कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। तो f की जगह पर क्या आ जाएगा, 15। 1/v की जगह पर क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, ये तो निकालना ही है। और u की जगह पर क्या आएगा, -20। v के बारे में हम एक बात पक्के तौर पर जानते हैं कि v पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा बिहाइंड में यानी कि राइट साइड में इमेज बनाता है, और राइट में इमेज बनेगी तो इमेज की डिस्टेंस कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। सॉल्व करते हैं। 1/15 तो यहीं पे रहेगा, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। अब माइनस का 1/20 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/20, और वहाँ पर बचेगा 1/v। इसके बाद क्या करेंगे ना, 15 का और 20 का एलसीएम ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा। 15 4 जा 60 होते हैं और 23 जा होते हैं 60। तो ये आ जाएगा आपका 7/60 इज इक्वल टू 1/v। तो रेसिप्रोकल करने पर हमें 60/7 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, v। उधर भी रेसिप्रोकल कर दिया और इधर भी रेसिप्रोकल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, v की वैल्यू निकालने के लिए 7 से 60 को डिवाइड कर देंगे, तो 8.57 सेंटीमीटर आ जाएगी v की वैल्यू। तो हमें पता चल जाएगा कि
v का साइन क्योंकि पॉजिटिव है हम पहले से ही जानते थे, तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 8.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगी और बिहाइंड द मिरर बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे की साइड बनेगी। तो पोजीशन का पता लगाने के बाद अब बारी आती है नेचर की। तो नेचर निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है। वैसे तो पता है कि कॉन्वेक्स मिरर है तो वर्चुअल इमेज ही बनाएगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, लेकिन फिर भी हम मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। फार्मूला होता है माइनस का v/u। माइनस v की जगह पर ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली वैल्यू रखेंगे, आप ये वाली वैल्यू भी रख सकते हैं। तो v की जगह पर हम रखेंगे 60/7 और u की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 20। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 20 से 3 टाइम वो कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 3/7। बस सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लगाना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन एक रेशो होता है और रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। वैसे मैग्नीफिकेशन किसका रेशो होता है, इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशो होता है, ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है। तो मैग्नीफिकेशन का पॉजिटिव साइन हमें क्या इंडिकेट करता है कि इमेज बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो इसको खाली अभी यहाँ पे मैं पॉजिटिव लिख देता हूँ और बाकी डिटेल हम लिखेंगे बाद में। इसके अलावा हमारा एक और काम बचा है हाइट ऑफ इमेज निकालने का। ठीक है ना, यहाँ पे साइज़ पूछा गया था इमेज का, तो वो निकलेगा h' से। तो उसको अगले पेज पर लेते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला होता है वो होता है h'/h। अब मैग्नीफिकेशन हमने पिछले पेज पर निकाल लिया है, कितना आया 3/7 पॉजिटिव। तो यहाँ पर m की जगह पर 3/7 रख दिया जाएगा। h' हमें फाइंड करना है। h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट का साइज़, और ऑब्जेक्ट का जो साइज़ है या उसकी हाइट है वो दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख देंगे उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 की 3 में तो 15 आ जाएगा, नीचे 7 है और सामने क्या है h'। अब डिवाइड कर लेते हैं, 2.13 सेंटीमीटर आ गया। और ये देखिए आप ज़रा, ऑब्जेक्ट था 5 सेंटीमीटर का और इमेज कितने की है, 2.13 सेंटीमीटर की। क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा जो इमेज बनाता है वो ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है, ये बात हम जानते हैं अच्छी तरह से। तो वाकई में वो छोटी निकल कर आई है। तो हमने क्वेश्चन में पूछी गई सारी चीज़ों को निकाल दिया है। अब इनको यहाँ पर अच्छे से सबको क्लियर करके लिखा जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे देयरफॉर पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की पोजीशन लिखेंगे नंबर 1 पर। नंबर 2 पर हमसे क्या पूछा गया था, नेचर पूछा गया था। तो मैग्नीफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आया था, तो इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। नेचर ऑफ इमेज इज़ वर्चुअल एंड डायरेक्ट। और क्या पूछा गया था हमसे, इमेज का साइज़। तो हमने लिख दिया कि साइज़ ऑफ इमेज इज़ 2.13 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ों को इस तरह से क्लियर करके बाद में लिखना पड़ता है। तो अभी हमने ये जो क्वेश्चन कंप्लीट किया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो देखिए, वैसे तो हमने इसमें सारी की सारी चीज़ें कैलकुलेशन करके निकाली हैं, मिरर फार्मूला लगाया, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लगाया, लेकिन हमें अगर पहले से ही नॉलेज है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा और बिहाइंड द मिरर बनाएगा, तो इमेज की जो पोजीशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो उससे क्या है ना कि हमारे सवाल के गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो पीछे की सारी जानकारी, मतलब चैप्टर में जो भी पढ़ाया गया है वो हमें अच्छी तरह से आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसके बाद हम समझने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा सवाल को, करीब करीब पिछले वाले के जैसा ही है। तो लिखा हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज़ 7 सेंटीमीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज़ है। तो ऑब्जेक्ट के साइज़ को गलती से भी आप यू मत मान लीजिएगा, कई बच्चे इसको यू मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट का साइज़ का मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। तो एच हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे लिखा है इज़ प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने 27 सेंटीमीटर दूर उस ऑब्जेक्ट को रखा गया है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा नेगेटिव ली जाती है, ये आपको पता ही होगा। अब कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ दे रखी है हमें, उसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। तो ये जो साइन होते हैं ना, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मान लो यहीं पे गलत साइन तुमने ले लिया, नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव ले लिया, तो आगे जितना भी करोगे सारी मेहनत पे तुम्हारी पानी फिर जाएगा। तो पता होना चाहिए कि कॉनकेव की फोकल लेंथ जो है वो नेगेटिव होती है।
तो यहाँ तक तो चीज़ें हमें दे रखी थी, 3 चीज़ें दे रखी हैं, ऑब्जेक्ट का साइज़, ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ, ये सब हमने लिख लिया है। अब इसके बाद जो चीज़ें पूछी गई हैं उनको देखते हैं। एट वाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। मिरर के सामने, मान लो कि ये मिरर है, तो मिरर के सामने स्क्रीन को कहाँ पर रखा जाए कि हमें क्या मिले, एक शार्प फोकस इमेज मिल जाए। तो देखिए जहाँ पर हमें इमेज मिलेगी वहीं पर हमें स्क्रीन रखनी पड़ेगी, यानी कि मिरर से इमेज की डिस्टेंस या फिर स्क्रीन की डिस्टेंस बात एक ही होगी। तो आपसे जब भी पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन में कि स्क्रीन को कहाँ पे रखें, तो आप समझ जाइए कि आपसे क्या पूछा गया है, मिरर से इमेज की डिस्टेंस पूछी गई है, यानी कि आपको निकालना है v। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि स्क्रीन को कहाँ पर रखा है मिरर के सामने, वेयर शुड द स्क्रीन बी प्लेस, तो स्क्रीन वहीं पर रखी जाएगी जहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, क्योंकि स्क्रीन पर ही हम इमेज लेना चाहते हैं। तो इमेज की मिरर से डिस्टेंस या स्क्रीन की मिरर से डिस्टेंस एक ही बात होती है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा फाइंड द साइज़, साइज़ निकालना है इमेज का, तो उसे हम क्या कहेंगे, एच डैश। नेचर निकालना है, तो नेचर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने 3 चीज़ें दे रखी हैं, उनको लिखा ऊपर, और 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम वी निकालने जा रहे हैं। वी निकालने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मिरर फार्मूला का। तो मिरर फार्मूला लगा दिया जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। f की जगह पर कितना आ जाएगा, माइनस का 18, v हमें फाइंड करना है, और u की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस का 27। इसके बाद 1/ माइनस का 18 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/27। इसके बाद ये जो माइनस का 1/27 है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/27, और वहाँ पे 1/18 पहले से ही लिखा हुआ है, इधर की तरफ हो जाएगा 1/v। अब यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, 27 और 18 का एलसीएम आ जाएगा 54। 27 2 जा 54 और 18 3 जा होते हैं 54, 1/v। 3 में से 2 जाके बचेगा माइनस का 1, नीचे क्या है 54 इज इक्वल टू 1/v। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू मिलेगी माइनस का 54 सेंटीमीटर। v की नेगेटिव वैल्यू ये हमें बताती है कि जो इमेज बनेगी वो कॉनकेव मिरर के फ्रंट में बनेगी, यानी कि लेफ़्ट साइड में बनेगी। इधर लेफ़्ट होता है, उधर राइट होता है। ठीक है, क्योंकि माइनस आया ना, तो उससे पता चलता है कि इमेज लेफ़्ट साइड में बनेगी और 54 सेंटीमीटर दूर बनेगी मिरर से। तो ये सारी डिटेल्स हम बाद में लिखेंगे। v निकलने के बाद अब बारी आती है किसकी, मैग्नीफिकेशन की। m निकालना पड़ेगा, तो माइनस का v/u उसका फार्मूला होता है। वैसे तो कॉनकेव मिरर के बारे में हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जितनी भी इमेज लेफ़्ट साइड में बनती हैं वो सारी की सारी रियल और इन्वर्टेड होती हैं, इसीलिए मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो v की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, अभी जो निकाला है माइनस का 54, और u की जगह पर हम पुट करेंगे माइनस का 27। इसके बाद 27 से 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आया, देखो नेगेटिव आया ना। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। एक और काम बाकी रह गया, इमेज का साइज़ निकालना। अगले पेज पर ले जाते हैं। तो इमेज का साइज़ निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन का जो दूसरा फार्मूला होता है h'/h, उसको लगा दिया जाएगा। मैग्नीफिकेशन की जगह वो वैल्यू रख देंगे जो पिछले पेज पर हमने निकाली है। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकाली है ना, माइनस का 2, तो इसको यहाँ पर पुट कर दिया जाएगा। h' यानी कि इमेज का साइज़ वो हमें निकालना है, और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमें पहले से ही पता है 7 सेंटीमीटर। 7 की 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 14 आ जाएगा, इज इक्वल टू h'। ये जो h' है ये माइनस का 14 आ रहा है, तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि जो इमेज बनेगी वो ऐसे इन्वर्टेड बनेगी, उल्टी बनेगी नेगेटिव आने की वजह से। अगर पॉजिटिव आता है तो इमेज ऊपर की तरफ बनती है और सीधी बनती है। एक और चीज़ है जो नोटिस करनी पड़ेगी, मैग्नीफिकेशन 2 आ रहा है तो इसका मतलब इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ का क्या होगा, डबल होगा। ऑब्जेक्ट का साइज़ अगर 7 है तो इमेज का साइज़ 14 होना चाहिए, तो ये देखो 14 ही निकल कर आया। तो हमने सारी चीज़ों को निकाल लिया है, अब यहाँ पर उनकी डिटेल्स लिख देते हैं। तो हमसे कहा गया था कि स्क्रीन को कहाँ पर रखेंगे, तो जहाँ पर इमेज रखी जाएगी वहीं पर स्क्रीन रखी जाएगी। तो इमेज आएगी
54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। तो ये लिखना ज़रूरी होता है कि जो है 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट, मतलब ये लिखना ज़रूरी होता है कि फ्रंट में बनेगी या बिहाइंड में बनेगी। ठीक है, तो नेगेटिव साइन की वजह से पता चला था कि फ्रंट में बनेगी। तो पोजीशन ऑफ स्क्रीन के बाद आएगा नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ इमेज। तो क्योंकि मैग्नीफिकेशन हमारा नेगेटिव आया था तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। सबसे लास्ट में इमेज का साइज़ लिखा जाएगा, साइज़ ऑफ इमेज। तो इमेज का जो साइज़ है वो कितना निकाला है हमने, 14 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें माइनस क्यों नहीं लगाया। देखो भाई, साइज़ बताना है, अभी हमें यहाँ पे ये नहीं बताना कि इमेज उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी। अगर उल्टा या सीधा बताना होता तो ही हम माइनस प्लस यहाँ पर लगाते। अभी हमें केवल उसका साइज़ बताना है, तो केवल ऐसे ही लिखना पड़ेगा, कोई साइन नहीं लगाएंगे। ये साइन तो हमारे तब काम आएगा, मान लो हमें रे डायग्राम बनाना होता, तो रे डायग्राम बनाने के लिए क्या करते, कॉनकेव मिरर यहाँ पर बना देते इस तरीके से। ठीक है, और मैं पूरा ही बना के आपको दिखा देता हूँ। फोकल लेंथ है माइनस का 18, तो जहाँ पर इसका फोकस होगा वो जो लेंथ हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। यहाँ पे 18 लिखना है, यहाँ तुम्हें माइनस नहीं लगाना, क्योंकि फिगर में साफ नज़र आता है कि इधर की साइड माइनस होता है, उधर की साइड प्लस होता है। तो फोकल लेंथ हो गई माइनस का 18। अब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 27। देखो ये 18 है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर हो जाएगा, 36 पर, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से डबल लंबाई पर होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर पर। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ की क्या होती है, डबल होती है। और ऑब्जेक्ट हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, देखो ऑब्जेक्ट रखना है 27 सेंटीमीटर दूर मिरर के सामने। तो देखो ये 18 हो गया, ये 36 हो गया, तो 27 इन दोनों के बीच में कहीं पड़ेगा, C और F के बीच में कहीं यहाँ पर पड़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया, और ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, AB से। अब इमेज की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 14 सेंटीमीटर। सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इमेज की डिस्टेंस जो है ना, ये पिछले पेज पर निकाली थी, 54 सेंटीमीटर दूर है। तो इमेज जो है मिरर से 54 सेंटीमीटर दूर बनानी पड़े। 36 तो यहीं तक ही हो गया, 54 कहीं पीछे बनेगा। तो मैंने प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। यहाँ पे 36 है तो 54 यहाँ पे तो होगा ही कम से कम, इससे पीछे मैं ले जा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर हम इमेज बनाएंगे और ऑब्जेक्ट से डबल साइज़ की बनाएंगे, जितना ऑब्जेक्ट है उससे डबल साइज़ की, क्योंकि ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर का था और इमेज है 14 सेंटीमीटर की। उल्टा क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन में मिलने वाली चीज़ें हैं उनसे आसानी से रे डायग्राम तैयार किया जा सकता है। ऑब्जेक्ट बन चुका है, इमेज बन चुकी है, अब खाली रह गई रेज बनानी। और यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये जो दूरी है ये 54 सेंटीमीटर है मिरर से। अब सिर्फ रेज बनाना बाकी रह गया है। ऐसे बनाएंगे कि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से चली जाएगी। तो यहाँ पर हमने दिखा दिया कि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। अभी एक और रे दिखानी पड़ेगी। एक रे हमने ये दिखाई, इसके लिए हमें थोड़ा मिरर को भी बढ़ाना पड़ गया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए जा रही है और वापस उसी रास्ते पर लौट जाएगी। तो यहाँ पे दोनों रेज मिल रही हैं, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो इस तरह से हमारा पूरा जो रे डायग्राम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो वैसे तो इसका सवाल में हमें रे डायग्राम बनाने को नहीं कहा था, लेकिन बोर्ड के पेपर में सवाल जब आता है ना, ये 5 नंबर का आता है पूरा, और 5 नंबर में रे डायग्राम भी इंक्लूडेड होता है। सारी कैलकुलेशन करने के बाद आपको ईजीली पता लग जाएगा कि जैसे यहाँ से पता चला कि इमेज की जो हाइट है वो 14 सेंटीमीटर होगी, ऑब्जेक्ट की डबल होगी, और माइनस साइन हमें ये बताता है कि इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। इसके अलावा मैग्नीफिकेशन से भी इस बात का पता चलता है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, फोकल लेंथ, इमेज की पोजीशन, सब कुछ हमें इस सवाल के अंदर पता था, इसीलिए हमने आराम से इसका रे डायग्राम तैयार कर दिया। तो उम्मीद है कि आप इस सवाल को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अभी जो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है ये क्वेश्चन नंबर 15 था। तो 15, 14, 13 और 12 ये सारे मिरर के क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हो चुके हैं। अभी मिरर के कुछ क्वेश्चन ना ऊपर भी बचे हुए हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 7, ये कॉनकेव मिरर के ऊपर बेस्ड है। तो अभी इसको देखते हैं। तो देखते हैं कि क्या करना है क्वेश्चन 7 के अंदर। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर।
देखिए इरेक्ट इमेज चाहिए और वो भी कौन से मिरर से, कॉनकेव मिरर से। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज बस एक ही केस में बनाता है, जब ऑब्जेक्ट उसके बहुत ही ज़्यादा पास होता है। तो देखिए ये वाली इमेज है जो आपकी बुक में पेज 166 पर दे रखी है। जब ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा पास होता है ना, तभी वो कैसी इमेज बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब सीधी इमेज बनाता है। नहीं तो बाकी सभी केस में उल्टी इमेज बनती है। बाकी सारे केस देखिए, यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा छोटी है पॉइंट के जैसी, तो यहाँ तो कह नहीं सकते उल्टी बनी है सीधी बनी है, लेकिन क्योंकि लाइट रेज रियल में मिल रही हैं तो इसलिए रियल इमेज बनेगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। यहाँ पे साफ दिख रहा है कि उल्टी इमेज बन रही है, इधर भी उल्टी है, इधर भी वो इन्वर्टेड ही है। यहाँ पर इन्फिनिटी पे जाके बनेगी तो वहाँ तो हम देख नहीं सकते, लेकिन अगर लाइट रेज मिली तो रियल में ही मिलेंगी, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो 5 केस, 1 2 3 4 5, पाँचों केस में इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। केवल छठा केस ऐसा है जब ऑब्जेक्ट मिरर के बहुत पास होता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है। तो हमने पता लगा लिया कि कॉनकेव मिरर से अगर इरेक्ट इमेज चाहिए तो ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। तो फोकल लेंथ हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो पहले हमें ना यहाँ पर एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आगे ये पूछ रखा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस पता लगानी है कितनी होगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, और ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, और ये इसका क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फोकस बना देते हैं, ये फोकस हो गया, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ जो है ना कॉनकेव मिरर की 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। और अभी अभी हमने देखा था कि अगर हमें इरेक्ट इमेज चाहिए तो इधर बनेगी पीछे की साइड, और उसके लिए ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत ही पास रखना पड़ेगा, यानी कि F और P के बीच में कहीं रखना पड़ेगा। तो मान लो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। हमसे यही पूछा गया था कि व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी ना मिरर से, उसकी रेंज क्या होगी। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को इस बीच कहीं भी रखा जा सकता है, 0 से लेकर 15 तक के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट की जो रेंज होगी वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी, 15 तक होगी। क्योंकि ये जो दूरी आप देख रहे हैं 15 सेंटीमीटर है, इस बीच कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखोगे तो इमेज उसकी इरेक्ट ही बनेगी। तो सबसे पहले हम वही लिख देते हैं कि रेंज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, लेस देन 15 सेंटीमीटर, लेस देन 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखना पड़ेगा, मतलब 15 से पीछे कहीं भी, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो। तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है उसकी रेंज तो हमने पता लगा दी है। आगे देखिए क्या पूछा है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द इमेज। भाई इरेक्ट इमेज बन रही है, तो इरेक्ट इमेज का जो नेचर होता है वो तो वर्चुअल ही होता है। तो इमेज का नेचर भी हमने लिख दिया, नेचर ऑफ इमेज इज़ वर्चुअल, क्योंकि इरेक्ट इमेज बनेगी मिरर के पीछे, और इरेक्ट इमेज हमेशा वर्चुअल होती है। और क्या करना है, इज़ द इमेज इज़ लार्जर और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ता है ना, इमेज बड़ी होना शुरू हो जाती है। तो अभी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत आगे, तो इमेज बड़ी बनेगी मिरर के पीछे की साइड। एक बार हम उस डायग्राम को फिर से देखते हैं। ये देखिए ज़रा, इमेज बन रही है मिरर के पीछे, और ऑब्जेक्ट से कैसी बन रही है, बड़ी बन रही है। ठीक है, जैसे ही ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे बढ़ेगा, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे दोनों का साइज़ बराबर होता है, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे बढ़ा इमेज का साइज़ भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। यहाँ इन्फिनिटी पे बनेगी तो ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी। यहाँ पर भी ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो आपको दिख रहा होगा साफ कि इमेज ऑब्जेक्ट से क्या है, बड़ी है। तो साइज़ ऑफ इमेज जो है, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा इसलिए लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर एनलार्ज लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक का हो चुका है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्लियर है और इमेज की पोजीशन भी हमें क्लियर है, इधर बनेगी पीछे की साइड। तो इमेज बना देता हूँ पहले। तो इमेज बनाने से पहले ना हम रेज बना देते हैं। तो देखते हैं कहाँ से आएगी। एक रे आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ऑब्जेक्ट को टच करते हुए ज़रूर जानी चाहिए रे। तो ये रे आएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, हम जानते हैं अच्छी तरह से उसका क्या होता है, वो वापस उसी रास्ते पर लौट जाती है। इसके बाद हम दूसरी रे लेकर आएंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल, और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से।
तो ये वाली रे हम लेकर आए हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब ये रिफ्लेक्ट होकर फोकस से चली जाएगी। तो ये हमने पैरेलल लाइट रे आई, इसको फोकस से पास कर दिया है। अब आगे तो ये एक दूसरे से नहीं मिलने वाली, क्योंकि इनके बीच का गैप लगातार क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। अगर हम इनको पीछे मिलाने की कोशिश करें मिरर के, तो वहाँ पे ज़रूर मिल सकती हैं। तो जब हम इनको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, रियल में तो ये नहीं मिलेंगी, वर्चुअली एक दूसरे से मिलेंगी, यहाँ पर जाके मिलेंगे। तो जहाँ पर ये रेज मिल रही हैं वहीं पर क्या हो जाएगा, इमेज बन जाएगी। तो यहाँ पर हमने इमेज बना दी है, और इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए डैश और बी डैश से। तो हमसे कहा गया था कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन दिखाने के लिए रे डायग्राम बनाओ, हमने इजीली बना दिया। लेकिन पीछे का सारा अच्छी तरह से पढ़ा हुआ होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर के पास जब ऑब्जेक्ट होता है तभी उसकी इमेज जो है वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनती है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ने क्वेश्चन 7 कंप्लीट किया है। इसके अलावा जो 8 है ना, ये भी मिरर के बारे में है सवाल कि नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। इन सिचुएशन में यूज़ होने वाले मिरर का बताओ नाम। तो कारों की हेडलाइट में कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? तो ये लिखा तो है इसने, जिस बच्चे की किताब है, कि कॉनकेव मिरर इस्तेमाल, लेकिन क्यों इस्तेमाल होता है कारों की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर, ये हम पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कारों की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसको दोबारा से समझते हैं। तो आप ये समझ लो कि ये कार की हेडलाइट हो गई है, और यहाँ पर एक बल्ब लगा देते हैं। तो कार की हेडलाइट के अंदर बल्ब को इस तरह से लगाया जाता है कि वो कॉनकेव मिरर का, ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया, बहुत से इसे कॉन्वेक्स समझ लेते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन मैंने बदल दी ना, इसको कॉन्वेक्स समझ लेते हैं बहुत से बच्चे। ये कॉनकेव मिरर है, अंदर की तरफ को गहरा होता है। तो इसमें बल्ब को इस तरह से लगाया जाता है कि बल्ब जो है ना मिरर के फोकस पर आ जाए। और हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लाइट रे फोकस से आएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ऐसे ही इधर भी जो लाइट रे फोकस से आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो इससे क्या होता है कि कॉनकेव मिरर जो होता है हमें लाइट का एक पैरेलल बीम दे देता है। नॉर्मल लाइट में, आप अपने घर की लाइट में या आपके कमरे में लाइट जल रही होगी, उसमें आप ये चीज़ नहीं देख सकते कि आपको लाइट का एक इस तरह का बीम मिल रहा। आपके घर में जो कमरे में बल्ब है वो सारे में रोशनी फैला देता है, लेकिन लाइट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर भेजना चाहते हैं तो आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर का, क्योंकि फोकस से आने वाली लाइट रेज को ये क्या कर देता है, पैरेलल कर देता है। तो कारों की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ किया जाएगा, कॉनकेव मिरर किया जाएगा, और क्यों किया जाएगा ये भी आपको पता चल गया होगा। इसके बाद बी पार्ट में आता है साइड रियर व्यू मिरर ऑफ ए व्हीकल। व्हीकल में जो पीछे के लिए देखने का मिरर होता है, पीछे का जो सड़क है उसको देखने के लिए जो मिरर लगाया जाता है, वो कौन सा मिरर होता है? तो उसके आंसर में हमें कॉन्वेक्स ही लिखना पड़ेगा। उसका आंसर होगा कॉन्वेक्स मिरर। इसकी वजह क्या है? कॉन्वेक्स मिरर में दो खास बात होती हैं। एक तो वो वर्चुअल इमेज बनाता है, और दूसरा इरेक्ट बनाता है। तो एक खास बात तो ये होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनाएगा, ऑब्जेक्ट से छोटी बनाएगा। तो इन दो खास बातों की वजह से ही कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। देखिए, वर्चुअल बनेगी तो इरेक्ट तो बनेगी, इरेक्ट मतलब सीधी। पीछे कार अगर सीधी आ रही है तो मिरर में भी वो सीधी दिखाई देगी, और छोटे साइज़ की दिखाई देगी। छोटे साइज़ की दिखने की वजह से क्या होगा कि पूरी जो रोड है उसका व्यू आपके छोटे से मिरर के अंदर आ जाएगा। कॉनकेव ये काम नहीं करता है। कॉनकेव जब भी सीधी इमेज बनाता है तो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनाता है, तो छोटी सी कार भी बहुत बड़ी दिखाई देगी और आपके मिरर में वो पूरी नहीं आ पाएगी। इसीलिए साइड रियर व्यू मिरर के लिए कॉन्वेक्स का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एक तो सीधी इमेज बनाता है हमेशा, चाहे ऑब्जेक्ट दूर हो चाहे पास हो, और दूसरा ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है। इसके बाद आती है सोलर फर्नेस की बारी। सोलर फर्नेस जो होती है उनको हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर कॉनकेव मिरर लगा दिया जाता है, और कॉनकेव मिरर इस तरीके से लगाया जाता है। कॉनकेव मिरर को उन बिल्डिंगों के ऊपर इस तरह से सेट करते हैं कि सन से जो लाइट रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ से चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो सन से लाइट रे अगर आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से चली, तो सारी लाइट रेज जो पैरेलल आएंगी ये मिरर उनको क्या करेगा, एक ही जगह पर फोकस कर देगा। उससे वहाँ पर क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। इसीलिए सोलर फर्नेसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में बहुत ही कम संख्या में सोलर फर्नेसेस हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगाकर बनते हैं।
और कोई ख़ास इनसे बेनिफिट नहीं होता, इसीलिए इनकी संख्या काफ़ी कम है। ये केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ही बनाई गई हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया है कारों की हेडलाइट में लगेगा कॉनकेव मिरर, उसी कार का जो रियर व्यू मिरर होगा पीछे का देखने के लिए उसमें लगेगा कॉन्वेक्स मिरर, और सोलर फर्नेस के अंदर कॉनकेव मिरर ही लगाया जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो अभी हम एक्सरसाइज में जितने भी मिरर के सवाल हैं ना उनको ढूंढ कर निपटा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने मिरर के बारे में पढ़ा है, लेंस के बारे में नहीं पढ़ा है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, तो ये लेंसेज के बारे में है, तो इसको अभी नहीं कर सकते, 5 करेंगे। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर टू बी इरेक्ट। आप उस मिरर के सामने कहाँ खड़े हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप पास खड़े हों चाहे दूर खड़े हों, वो हमेशा आपकी सीधी इमेज बनाएगा। तो हम समझ गए कि ऐसा मिरर तो जो है वो कॉन्वेक्स ही होता है, लेकिन एक और मिरर होता है ऐसा जो उसके सामने तुम कहीं खड़े हो जाओ तुम्हारी सीधी ही इमेज बनाता है, और वो कौन सा मिरर होता है? प्लेन मिरर। तो हमारे आंसर 2 होंगे, एक तो प्लेन मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये दोनों मिरर ऐसे होते हैं इनके सामने तुम कहीं भी खड़े हो जाओ तुम्हारी इमेज बनेगी सीधी। बस प्लेन मिरर में खास बात ये होती है कि जितने साइज़ के तुम हो उतने ही साइज़ की इमेज बनाएगा बराबर, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जितने साइज़ के तुम हो उससे छोटी इमेज बनाएगा, लेकिन बनाते दोनों इरेक्ट इमेज है, मतलब सीधी इमेज है। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा, या तो प्लेन मिरर या फिर कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि ये दोनों मिरर ही हमेशा सीधी इमेज बनाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन 5 भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद एक और क्वेश्चन है 4, अ स्फेरिकल मिरर ऑफ एंड अ थिन स्फेरिकल लेंस। दोनों की फोकल लेंथ जो है ना माइनस में दे रखी है, माइनस का 15। तो हम अच्छे से जानते हैं कि माइनस का 15 जो है मतलब माइनस फोकल लेंथ किसकी होती है? कॉनकेव की होती है। तो दोनों के दोनों क्या होंगे? कॉनकेव होंगे। लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर नेगेटिव है फोकल लेंथ तो समझ लेना कि वो कॉनकेव ही है, और अगर पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो फिर वो कॉन्वेक्स है। तो क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव लिखा हुआ है इसलिए हमारा जो मिरर और लेंस होंगे दोनों ही क्या होंगे? कॉनकेव होंगे। ये बात याद रखिएगा। अब बचा लास्ट क्वेश्चन मिरर के बारे में। द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर इज़ ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है, एक ही केस में बनाता है बस, और वो एकमात्र केस ये वाला है जब ऑब्जेक्ट उसके बहुत ही ज़्यादा पास होता है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में, तभी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाता है, नहीं तो हमेशा हर केस में रियल और इन्वर्टेड बनाता है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होना चाहिए? फोकस और पोल के बीच में होना चाहिए। तो हमसे सवाल पूछा गया कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें? तो हमें पता है कि पोल के और फोकस के बीच में कहीं रखना होगा। तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं, ये तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये भी नहीं है, सेंटर ऑफ ये भी नहीं है, ये वाला है पोल और फोकस। पोल और फोकस के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा अगर आपको वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज लेनी है तो इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है इसमें जितने भी मिरर के सवाल थे वो सारे हमने ढूंढ के कर लिए हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करेंगे। उम्मीद है कि सारा पढ़ाया गया आपकी समझ में आ गया होगा। इसको रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा जिससे कि आप आगे का चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू।